आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो शायद कई लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। हाँ, लेकिन असल में उसे समझना उम्र के साथ ही शुरू होता है। सही बात है। किताब है आंतवान de सेंट-एक्सुपेरी की द लिटिल प्रिंस। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक बहुत ही गहरा ऑडियो बुक रिव्यू है और आज हम इसी के सहारे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक छोटे से राजकुमार और एक गिरे हुए पायलट की एक कहानी आज भी दुनिया भर के बड़ों के लिए इतनी मायने रखती है। और ये सवाल ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये किताब मतलब एक पहेली जैसी है। हाँ, दिखने में बच्चों की कहानी, पर इसकी हर लाइन में जिंदगी का कोई ना कोई फलसफा छुपा है। एकदम। तो हमारा मकसद आज इस रिव्यू के जरिए उन छुपी हुई परतों को खोलना है और ये समझना है कि इस कहानी का जादू क्या है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इस विश्लेषण की जो सबसे पहली और कमाल की बात है वो ये है कि ये किताब बच्चों के लिए है ही नहीं। हाँ। मतलब बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, उन्हें मजा भी आएगा, लेकिन इसका असली निशाना हम और आप जैसे बड़े हैं। एक लाइन है जो इस पूरी बात को समेट देती है। कौन सी? यह उन वयस्कों के लिए है जो दुनिया को देखना भूल गए हैं। ये सुनकर थोड़ा चुभता है ना? चुभता है क्योंकि इसमें सच्चाई है। ये किताब एक आईना है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी हाँ, नाटकीय है। हाँ, नाटकीय है। एक पायलट जो कहानी सुना रहा है, उसका प्लेन सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच क्रैश हो गया है। वो अकेला है, मौत का खतरा है। और तभी उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, प्लीज मेरे लिए एक भेड़ बना दो। और वहां खड़ा है एक छोटा सा लड़का, सोने के बालों वाला, द लिटिल प्रिंस। और वो कोई आम लड़का नहीं है। वो बताता है कि वो एक दूसरे ग्रह से आया है, एक बहुत ही छोटा सा ग्रह 20,612, जहां बस वो 3 ज्वालामुखी, 2 एक्टिव, एक सुस्त और एक बहुत ही खास गुलाब का फूल रहता है। ये सेटअप ही किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यहीं से कहानी की गहराई शुरू होती है। बिल्कुल, उन दोनों की बातचीत के जरिए ही हमें राजकुमार की पूरी यात्रा का पता चलता है। वो अपने उस प्यारे लेकिन बहुत नखरे वाले और घमंडी गुलाब के फूल से परेशान होकर सफर पर निकला है। और इस सफर में वो जिन अलग अलग ग्रहों पर जाता है, वहां उसे जो लोग मिलते हैं, वो असल में हमारी वयस्क दुनिया के ही प्रतीक हैं। तो चलिए सीधे उन्हीं प्रतीकों और कहानी के मुख्य विषयों पर आते हैं, क्योंकि असली जादू तो वहीं छुपा है। जरूर। सबसे पहली और सबसे बड़ी टक्कर है बचपन और बड़े होने के बीच की। ये किताब बिना किसी भाषण के बहुत खूबसूरती से हमारी बड़ों की दुनिया पर सवाल उठाती है। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि लेखक खुद एक पायलट था, एक ऐसा पेशा जिसमें नंबर, कैलकुलेशन और आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। सही बात है। तो ये आलोचना किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसी दुनिया के एक हिस्से की है। कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े लोग सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं, नंबर, फैक्ट्स, पैसा, पावर। जैसे वो पायलट बचपन में एक चित्र बनाता है, एक हाथी को निगलता हुआ बोआ कंस्ट्रिक्टर, लेकिन बड़ों को उसमें सिर्फ एक हैट नजर आता है। हाँ, वो उसकी कल्पना को समझ ही नहीं पाते। और यही बात राजकुमार भी कहता है। वो कहता है कि बड़े लोग कभी खुद से कुछ नहीं समझते और बच्चों के लिए ये थका देने वाला होता है कि उन्हें हर चीज समझानी पड़े। और इसी फर्क को समझाने के लिए कहानी की वो अमर लाइन आती है, जो चीज जरूरी है वो आंखों से नहीं दिखती। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली मूल्य, असली जुड़ाव, असली सुंदरता, ये सब महसूस करने की चीजें हैं, गिनने या नापने की नहीं। और बच्चे इस बात को सहज रूप से जानते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम इसे भूल जाते हैं। एकदम। इसी से जुड़ा दूसरा बहुत गहरा विषय है प्यार और जिम्मेदारी। राजकुमार और उसके गुलाब का रिश्ता ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। ये बहुत उलझा हुआ, तकलीफ दे और फिर भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। ये उस प्यार को दिखाता है जिसमें धैर्य की जरूरत होती है। गुलाब का फूल बहुत घमंडी है, वो राजकुमार से बहुत उम्मीदें रखता है, उसे अपनी बातों से तकलीफ भी पहुंचाता है। हाँ, लेकिन राजकुमार फिर भी उसकी देखभाल करता है। उनके रिश्ते में गलतफहमियां हैं, दर्द है, जो अक्सर सच्चे रिश्तों का हिस्सा होता है। और राजकुमार को लगता है कि वो गुलाब के प्यार को समझ ही नहीं पाया और इसी कश्मकश में वो अपना ग्रह छोड़ देता है। सही। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, जब राजकुमार पृथ्वी पर आकर हजारों गुलाब देखता है तो उसे लगता है कि उसका गुलाब तो खास था ही नहीं, वो टूट जाता है। और तभी उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है, जो उसे प्यार का, या यूं कहें कि रिश्ता बनाने का असली मतलब सिखाती है। हाँ, यहीं पर कहानी का दिल छिपा है। बिल्कुल। लोमड़ी उसे टेम करने यानी पालतू बनाने का कॉन्सेप्ट समझाती है। वो कहती है,
मेरे लिए तुम अभी लाखों लड़कों जैसे हो और तुम्हारे लिए मैं लाखों लोमड़ियों जैसी हूं, लेकिन अगर तुम मुझे पालतू बनाओगे तो हम एक दूसरे के लिए दुनिया में सबसे अनोखे हो जाएंगे। ये पालतू बनाना असल में किसी के साथ समय बिताकर उसे समझकर एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो आपको बाकियों से अलग कर दे। हाँ। और फिर लोमड़ी वो बात कहती है जो शायद इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। तुम जिसे पालतू बनाते हो उसके लिए हमेशा के लिए जिम्मेदार हो जाते हो। तुम अपने गुलाब के लिए जिम्मेदार हो। हाँ। मतलब प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक चुनाव है, एक जिम्मेदारी है। ये बात दिमाग में बैठ जाती है ना? हाँ, क्योंकि हमें सिखाती है कि किसी चीज को खास हम बनाते हैं अपने समय, अपनी परवाह और अपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल। वो हजारों गुलाब भले ही दिखने में एक जैसे हों, पर राजकुमार का गुलाब खास है क्योंकि उसने उसे सींचा है, उसकी परवाह की है। सही बात है। और ये परवाह और जुड़ाव की कमी हमें कहानी के तीसरे विषय पर ले आती है, अकेलापन। अकेलापन। राजकुमार अपनी यात्रा में जिन भी किरदारों से मिलता है वो सब अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में कैद है और बहुत अकेले हैं। हाँ। जैसे वो राजा जिसके ग्रह पर कोई प्रजा नहीं है, फिर भी वो हुक्म चलाना चाहता है। शक्ति है पर उसका कोई मतलब नहीं। या फिर वो व्यापारी जो बस बैठकर तारों को गिनता रहता है और उन्हें अपनी संपत्ति कहता है ताकि वो और तारे खरीद सके। वो चीजों का मालिक तो है पर उसके पास किसी चीज का आनंद लेने का वक्त नहीं है। हाँ। आज के जमाने में सोचें तो वो शायद कोई क्रिप्टो ब्रो होता जो बस अपने डिजिटल एसेट्स गिनता रहता। बिल्कुल। और वो शराबी? हाँ, वो शराबी जो इसलिए पीता है क्योंकि उसे पीने पर शर्म आती है और फिर उस शर्म को भुलाने के लिए और पीता है। एक कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र। और आखिर में वो भूगोलवेत्ता जिसे दुनिया की हर चीज के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान है, पर उसने कभी अपनी कुर्सी से उठकर असल में कुछ देखा ही नहीं। खोखला ज्ञान, बिना अनुभव के। ये सारे किरदार उस गहरे अकेलेपन और खालीपन को दिखाते हैं जो तब आता है जब जिंदगी से असली जुड़ाव और मतलब खो जाता है। ये सब अपने ग्रहों पर अकेले हैं। हाँ, ये कहानी बताती है कि वयस्क होना अक्सर बहुत अकेला हो जाने जैसा होता है अगर आप उन चीजों से नहीं जुड़ते जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये अकेलापन ही है जो इस कहानी को सुनने में और भी ज्यादा असरदार बना देता है ना? हाँ। रिव्यू इस बात पर बहुत जोर देता है कि ऑडियो बुक के तौर पर इसका अनुभव कमाल का है। हाँ, और इसकी वजह है, इसकी भाषा इतनी काव्यात्मक है कि उसे सुनना किसी ध्यान की तरह लगता है। सुनने से ऐसा लगता है जैसे राजकुमार या पायलट की आवाज सीधे आपसे बात कर रही हो, आपके अकेलेपन से जुड़ रही हो। और इसके छोटे छोटे अध्याय से सुनने में और आसान बना देते हैं। ये कोई थ्रिलर नहीं है जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे। रिव्यू में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस अनुभव को समझाती है। कौन सी? ये उत्तेजित नहीं करता, ये जगाता है। क्या बात है, ये आपको जगाता है। मतलब आपके अंदर जो कुछ सो रहा है, आपकी कल्पना, आपके सवाल, आपकी भावनाएं, उन्हें धीरे धीरे थपकी देकर उठाता है। इसका टोन बहुत शांत है, मानो कोई प्यार से आपको वो सच्चाइयां याद दिला रहा हो जो आप जिंदगी की भागदौड़ में कहीं भूल आए हैं। और इसीलिए इसका भावनात्मक असर उम्र के साथ बदलता जाता है, जो कि बहुत ही अनोखी बात है। कैसे? रिव्यूज के मुताबिक 10 साल की उम्र में ये एक प्यारी सी एडवेंचर कहानी लगती है। 30 की उम्र में ये दिल को छूती है, थोड़ी उदास करती है, क्योंकि आप प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को समझने लगते हैं। और 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये एक गहरी दार्शनिक किताब बन जाती है जो जिंदगी के मतलब पर सवाल उठाती है। ये चुपके से आपसे वो सवाल पूछती है जो आप शायद खुद से पूछने से डरते हैं। जैसे क्या मैं बहुत ज्यादा गंभीर हो गया हूँ? क्या मैं चीजों के पीछे भागते भागते जीना भूल गया हूँ? क्या मुझे याद भी है कि मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? और ये सवाल किसी हथौड़े की तरह नहीं, बल्कि एक पंख की तरह आपके जहन को छूते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से ये कहानी हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए ये एक मरहम की तरह है। कौन है ये लोग? जो लोग गहरी सोच रखते हैं, जो जिंदगी के बड़े सवालों में दिलचस्पी रखते हैं, या फिर जो वयस्क जीवन की आपाधापी में खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। ये किताब उनसे सीधा संवाद करती है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं। एकदम। तो इसकी खूबियों की बात करें तो इस विश्लेषण में साफ है कि इसका ज्ञान कालातीत है। ये 1943 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही ताजा और प्रासंगिक है। हाँ, प्यार, अकेलापन, दोस्ती, ये भावनाएं कभी बदलती नहीं। दूसरी खूबी है इसकी सादगी में छिपी शक्ति। हाँ, ये बहुत छोटी किताब है, पर कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाती है। और ये सार्वभौमिक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी संस्कृति से हो, आप इसके मूल संदेश से जुड़ सकते हैं। जरूर। उबाऊ लगे। सही बात है। इसकी शैली बहुत प्रतीकात्मक है।
हर चीज का एक गहरा मतलब है। और अगर आप उस मतलब को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो कहानी सपाट लग सकती है। हाँ, इसे समझने के लिए थोड़ा धैर्य और खुला दिमाग चाहिए। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप बस सरसरी तौर पर पढ़कर निकल जाएं। आपको इसके साथ थोड़ा बैठना पड़ता है, इसे महसूस करना पड़ता है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें बताता है कि द लिटिल प्रिंस सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक अनुभव है। एक अनुभव है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी आत्मा से बात करती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार का मतलब किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी लेना है। और ये भी कि दूसरों के साथ सच्चा जुड़ाव किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि से ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज जरूरी है वो आंखों से नहीं, दिल से दिखती की याद दिलाती है, जिन्हें हम बड़े होने की जटिलताओं में अक्सर कहीं पीछे छोड़ाते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, जो इस रिव्यू की एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन से आता है। क्या है वो? आप द लिटिल प्रिंस से आगे नहीं बढ़ते, आप इसके साथ बड़े होते हैं। वाह! इस पर जरा सोचिए। ये एक ऐसी किताब नहीं है जिसे आप पढ़कर भूल जाएं। ये आपके साथ रहती है। हाँ। और आप जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, ये कहानी भी आपके लिए नए नए मतलब लेकर आती है। ये आपके साथ साथ बढ़ती है। और शायद आपको भी थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और समझदार बनाती है।